हेलो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आपको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जेरूसलम डे क्या होता है और इसे आज के दिन ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। देखिए, ईयर था 1967 और उस समय एक वॉर हुआ था जिसे सिक्स डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर में एक तरफ इजरायली की फोर्सेस थी और दूसरी तरफ इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया तीनों की कंबाइंड फोर्सेस थी। 6 दिन तक ये वॉर चला और बाद में इजराइल जो है यहाँ पे एज अ विक्टर, यानी कि इजराइल जो है इस वॉर को जीत गया। और इस वॉर के जीतने के आउटकम ये हुआ कि ईस्ट जेरूशलम को कैप्चर कर लिया गया इजराइल के द्वारा। तो ईस्ट जेरूशलम को कैप्चर करने की सेलिब्रेशन के तौर पे ही जेरूशलम डे मनाया जाता है। और उस समय जेरूशलम के अंदर जो ज्यूज रहते हैं वो वहां पे गाने गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और मार्च निकाला जाता है, झंडे लहराए जाते हैं, वो सब वहां पे होता है। तो पूरा सेलिब्रेशन होता है, एज अ जेरूशलम डे के रूप में इसको मनाया जाता है। लेकिन जेरूशलम की इंपॉर्टेंस जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानेंगे तो इस दिन की रेलेवेंस भी हमें नहीं पता चलेगा। आपने सुना होगा न्यूज में बहुत बार कि जेरूशलम के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इजरायली फोर्सेस ने अटैक कर दिया, लोग मारे जाते हैं। अल अक्सा मॉस्क के बारे में आपने सुना होगा। तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी वहां पे रहता है, क्योंकि जेरूशलम एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल सिटी है। तीनों रिलीजन को लेके, इस्लाम को लेके, ज्यूज इसराइल ज्यूज को लेके और क्रिश्चियनिटी को लेके, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो आज मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा ब्रीफ में कि ये जेरूशलम जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसराइल की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाउंड्री कैसे चेंज हुई है, वो भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा इतिहास में हम लोग यहाँ पे जाएंगे। देखिए, वर्ल्ड वॉर की अगर हम लोग बात करें या वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें, तो ये जो पूरी टेरिटरी है वो टर्की यानी कि ओटोमन एम्पायर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ब्रिटिश जो है एक साइड में हुआ करते थे, फ्रेंच ब्रिटिश, और दूसरी तरफ जो है ओटोमन एम्पायर था। उसमें ओटोमन एम्पायर हार गया था और ब्रिटिश जो थे उनको टेरिटरी दे दी गई थी। ये देखिए, यहाँ पे जॉर्डन रिवर है। जॉर्डन रिवर के जो वेस्ट में जो जगह है, इससे ब्रिटेन को दे दिया गया था। ब्रिटेन ने प्रोमिस किया था ज्यूज को कि हम आपके लिए इस पैलेस्टाइन लैंड में, उस समय इसको इसराइल नहीं कहा जाता था, पैलेस्टाइन कहा जाता था, कि पैलेस्टाइन के अंदर हम आपको एक ज्यूज लैंड देंगे, आपका होली लैंड देंगे, जिसे जो है होम ऑफ द ज्यूज भी कहा जाएगा। और ये सब वहां पे प्रोमिस उनको किया गया। जब 1930s के अंदर जर्मनी में ज्यूज के ऊपर अटैक किए गए हिटलर के द्वारा, नाजी पार्टी के द्वारा, तो मिलियंस की संख्या में ज्यूज जर्मनी से भागकर यहाँ पे आने लगे, अपनी प्रोमिस लैंड के लिए आने लगे। तो वो सारी चीजें उस समय पे हो रही थी। फिर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रिटेन वर्ल्ड पावर नहीं रहा। तो ब्रिटेन ने ये जो पूरी जिम्मेदारी है वो यूनाइटेड नेशन को दे दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, हम लोग दो नेशन बनाएंगे। एक नेशन होगा इजराइल जो कि ज्यूज के लिए होगा, और जो दूसरा नेशन होगा वो होगा पैलेस्टाइन जो कि अरब्स के लिए होगा। अब ये पूरा यहाँ पे चीजें की गई। अब यहाँ पे देख सकते हो जो येलो कलर में, लाइट येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, ये डिसाइड किया कि इजराइल होगा जहां पे ज्यूज लोग रहेंगे। और ये थोड़ा सा डार्क ग्रे आपको नजर आ रहा है, ये होगा अरब्स के लिए, जो कि पैलेस्टीनियंस बेसिकली अरब होते हैं, तो उनके लिए किया जाएगा। अब ये, लेकिन जो जेरूसलम होगा ये इंटरनेशनल सिटी के तौर पे इसे किया जाएगा, मतलब इंटरनेशनल टाइप का यूनाइटेड नेशन जो है इसको कंट्रोल करेगा, ऐसा कुछ डिसीजन यहाँ पे लिया गया था। ये जो डिसीजन लिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसे इसराइल के द्वारा स्वागत किया गया। इसराइल ने कहा चलिए ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं। लेकिन अरब स्टेट जो है इससे अग्री नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो पूरी जगह है वो पैलेस्टाइन, ये जो है पैलेस्टीनियंस की है, अरब्स की है। तो इसराइल ज्यूज तो बाहर से आए हैं तो हम उनको क्यों दें। तो ज्यूज अग्री कर रहे थे, लेकिन अरब्स इस पर डिसअग्री कर रहे थे। ये सारी चीजें हुई। जब ये मामला इस तरह से बढ़ गया तो 1948 में 49 के अंदर क्या हुआ, वहां पे वॉर हुआ। इस वॉर में क्या हुआ, इसराइल एक तरफ था, तो इसराइल के ऊपर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इन्होंने मिलके इसराइल के ऊपर अटैक किया, क्योंकि इसराइल को उस समय ब्रिटेन के द्वारा और अमेरिका के द्वारा रिकॉग्निशन दे दिया गया था। वो सारी चीजें हुई। जब इसका आउटकम आया, यानी कि वॉर इनके बीच में चला, ये जो आपको एरिया हमें दिख रहा है वेस्ट बैंक, ये जो थोड़ा डार्क ग्रे कलर में आपको नजर आ रहा होगा, वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया गया जॉर्डन के द्वारा। ठीक है। ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया गया इजिप्ट के द्वारा। और जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये रह गया आपका इजराइल। तो कुछ हिस्सा जॉर्डन के द्वारा कवर हो गया, कुछ इजिप्ट के द्वारा कवर हो गया, और जो जेरूसलम है ये भी जॉर्डन के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। खासकर जो ईस्ट जेरूसलम है, वो ईस्ट जेरूसलम आधा आधा वेस्ट वाला है, आधा ईस्ट वाला है, इसे भी जेरूसलम के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। लेकिन दोनों के बीच में, यानी कि अरब के बीच में और इजराइल स्टेट के बीच में जो है वो टेंशन काफी बढ़ती रही। और फाइनली चलते चलते 1967 के अंदर फिर से यहाँ पे वॉर हुआ। 1967 का वॉर 6 दिन तक चला, और इस 6 दिन के वॉर में इसराइल ने एकदम से एक तरफा जीत यहाँ पे हासिल किया। और ये जो इजिप्ट का एरिया आपको काफी सारा नजर आ रहा है, इसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं।
ये भी इजिप्ट के द्वारा, इजराइल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। गाजा स्ट्रिप को भी इजराइल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। वेस्ट बैंक को भी इजिप्ट के द्वारा कैप्चर कर इजराइल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। और ये जो गोलन हाइट्स है जो कि सीरिया का हिस्सा हुआ करता है, इसको भी इजराइल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। यानी कि इजराइल ने एक बहुत बड़ी टेरिटरी को यहां पे कैप्चर कर लिया। अब भैया टेंशन शुरू हो गई। टेंशन ये शुरू हो गई कि इजिप्ट कितनी बड़ी टेरिटरी वो इसके हाथ में चली गई। अब यहां पे आपकी स्वेज कनाल भी है, स्वेज कनाल का कंट्रोल भी ऑलमोस्ट इजराइल के हाथ में चला गया। तो टेंशन शुरू हो गई। फिर इस टेंशन को कम करने के लिए इजिप्ट ने फाइनली एक पीस अग्रीमेंट किया इजराइल के साथ 1979 में। और इजिप्ट दुनिया का पहला ऐसा अरब कंट्री बना जिसने इजराइल को एज अ लीगल स्टेटस जो है दे दिया और उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इससे पहले कोई भी अरब स्टेट इजराइल को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, सेपरेट टेरिटरी के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। तो जब उन्होंने ये किया, बदले में इजराइल ने जो सिनाई पेनिनसुला है वो इजिप्ट को वापस कर दिया। अब ये चीज इजिप्ट के साथ हो गई, खत्म हो गया, मामला सुलट गया। 1994 में जॉर्डन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया इजराइल को एज अ लेजिटिमेट और लीगल स्टेट दे दिया गया। तो सेकंड जो स्टेट बना वो जॉर्डन बना। लेबनान के साथ अभी भी इस तरह का कोई मामला वहां पे नहीं बना है। तो ये जो 1967 के दौरान जो ये बाउंड्री फिक्स की गई थी, आज भी इसको लेबनान के साथ ही एक स्टेटस को के रूप में देखी जाती है, जैसा कि आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी देख सकते हो। जब 1971 के अंदर वॉर हुआ तो जिसे हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, हालांकि हमारे बीच में कोई सच अग्रीमेंट उसके लिए नहीं हुआ है। तो ऐसा ही लेबनान के साथ हुआ है। आज भी जो गोलन हाइट वाला हिस्सा है जो सीरिया से लिया गया था 1967 में, ये आज भी इजराइल के कंट्रोल में है। वेस्ट बैंक की जब बात करते हैं, जो पहले जॉर्डन के कंट्रोल में हुआ करता था, अब ये भी इजराइल के कंट्रोल में आ गया। इसका मतलब जो ईस्ट जेरूसलम है वो भी उनके कंट्रोल में आ गया। अब यहां पे मामला थोड़ा फंस गया। मामला इस तरह से फंस गया कि इजराइल के अंदर तो ज्यूज रह ही रहे थे। ज्यूज ने क्या किया, इजराइल की गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ज्यूज को वेस्ट बैंक के अंदर सेटल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वहां पे अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है। मेजोरिटी वेस्ट बैंक के अंदर आज भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं, लेकिन वहां पे कुछ सेटलमेंट के तौर पे, और इसे इंटरनेशनल इलीगल सेटलमेंट कहा जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वहां पे उनको सेटअप करना शुरू कर दिया। यही मामला जो है वो जेरूसलम के अंदर भी हुआ। जेरूसलम भी दो हिस्सों में बटा हुआ, वेस्ट जेरूसलम और ईस्ट जेरूसलम। ऐसे ही ईस्ट जेरूसलम के अंदर भी बहुत सारे इजराइलीज ने, ज्यूज ने वहां पे सेटल होना शुरू कर दिया। गाजा स्ट्रिप से फाइनली 2005 में इजिप्ट ने, इजराइल ने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया और उसको जो है पैलेस्टीनियंस को दे दिया गया। लेकिन गाजा को आज भी चारों तरफ से कवर किया जाता है सिक्योरिटी के तौर पे, आज भी इजराइल के द्वारा। तो ये इस समय वहां का प्रेजेंट स्टेटस है जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जेरूसलम के अंदर चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हैं, उतनी आसान नहीं है, क्योंकि जेरूसलम बहुत बड़ी हिस्टोरिकल सिटी है। देखिए, अगर आप जेरूसलम को देखोगे ना, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वेस्ट जेरूसलम और ईस्ट जेरूसलम। जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये आपका वेस्ट जेरूसलम होता है, और इस साइड वाला आपका जो है ईस्ट जेरूसलम होता है। वेस्टर्न जेरूसलम के अंदर जो ज्यूज हैं वो मेजोरिटी में रहते हैं, और ईस्ट जेरूसलम के अंदर हिस्टोरिकली पैलेस्टीनियंस जो है वो मेजोरिटी में रहा करते थे। लेकिन 1967 के बाद जो इलीगल सेटलमेंट की गई है इजराइल के द्वारा, तो आज यहाँ पे काफी ज्यादा ज्यूज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था। और इस जेरूसलम के अंदर एक छोटी सी जगह है बीच में, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाली थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का है, इसे कहा जाता है ओल्ड सिटी। और यही वो ओल्ड सिटी है जो दुनिया की सबसे होली साइट भी मानी जाती है फॉर थ्री रिलीजन्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज एंड मुस्लिम्स। यही सारा जो है मामला बिगड़ता है। और इसे थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, ये यहाँ पे यूएस की एम्बेसी है, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने जेरूसलम को फाइनली अमेरिका की एम्बेसी शिफ्ट कर दिया था और उससे उसकी लीगल कैपिटल मान लिया गया था। इससे पहले तेल अवीव को कैपिटल माना जाता है इजराइल की। आज भी दुनिया की मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो तेल अवीव के अंदर ही उनकी एम्बेसी है और उसको ही यहाँ पे माना जाता है। ये थोड़ा सा मामला आपको पता होना चाहिए। अब ये जो ओल्ड सिटी है, इसकी थोड़ा सा हम लोग आउटले समझ लेते हैं। ओल्ड सिटी के अंदर क्या क्या रहता है, देखिए। ओल्ड सिटी के अंदर ना दोस्तों 4 क्वार्टर बने हुए हैं। यहाँ पे आपका आता है मुस्लिम क्वार्टर, इधर आता है क्रिश्चियन क्वार्टर, यहाँ पे आता है आपका अर्मेनियन क्वार्टर, और एक तरफ से आपका जाता है ज्यूज क्वार्टर। ठीक है, ज्यूज क्वार्टर और जो क्रिश्चियन अर्मेनियन क्वार्टर है, यहाँ पे ज्यादातर ज्यूज रहते हैं। मोस्टली ज्यूज क्वार्टर के अंदर तो ऑलमोस्ट 99% ज्यूज रहते हैं। अर्मेनियन क्वार्टर के अंदर जो है क्रिश्चियंस रहते हैं ज्यादातर। मुस्लिम क्वार्टर के अंदर ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन अभी कुछ ज्यूज ने भी वहां पे सेटल होना शुरू कर दिया है। और क्रिश्चियन क्वार्टर के अंदर क्रिश्चियंस रहते हैं। अब ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट होली साइट है। दिस इज द होलीएस्ट साइट इन द वर्ल्ड। कैसे?
अब यहाँ पे देखिए, यह है क्रिश्चियन क्वार्टर। क्रिश्चियन क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं चर्च ऑफ होली स्पल्चर। क्या है ये, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? ऐसा माना जाता है हिस्टोरिकली, जो जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन किया गया था वो भी यहीं पे किया गया था। क्रूसिफिकेशन के बाद जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनको जिस चैम्बर में रखा गया था वो यहीं पे है, वो चैम्बर भी। और जब वहां पे उनका रिसरेक्शन हुआ था, यानी कि 3 दिन के बाद जीसस क्राइस्ट दोबारा से उठ गए थे, वो सारी लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस चर्च के अंदर में। तो क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली जो रेक्टेंगुलर सी जगह है, इसे कहा जाता है टेम्पल माउंट। टेम्पल माउंट इसे इजराइल ज्यूज लोग इसे टेम्पल माउंट कहते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं इसे हरम अल शरीफ कहते हैं, हरम अल शरीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए यहां पे एक मोस्क है, ये वाला, इसे कहते हैं अल अक्सा मोस्क। बहुत हिस्टोरिकल मोस्क है। यहां पे ये जो आपको बीच में नजर आ रहा है, ये है डोम ऑफ द रॉक। ये साइड में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये है डोम ऑफ द रॉक। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुस्लिम्स का ये कहना है कि जो प्रोफेट मोहम्मद ने यहां से स्वर्ग की यात्रा की थी, जब मक्का मदीना से मोहम्मद जी आए थे, तो पहले अलस्का मोस्क में रेस्ट किया उन्होंने, और फिर बाद में यहां से वो स्वर्ग की यात्रा उन्होंने की थी, यहाँ पे इस जगह से। वहीं क्रिश्चियंस का और क्रिश्चियंस का और ज्यूज का ये मानना है कि जो भगवान ने पहला इंसान, जिसे हम लोग एडम कहते हैं, एडम और ईव, ठीक है, एडम को जो है वो यहीं पे पैदा हुए थे। और जो अब्राहिम है, उन्होंने अपने बेटे की जब सेक्रीफाइस करना शुरू किया था तो वो भी यहीं पे किया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये जगह होती है यहाँ पे। यहाँ पे पहले एक टेंपल हुआ करता था, ज्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया था, और उस टेंपल के ऊपर ही जो है ये डोम ऑफ द रॉक आज के टाइम पे खड़ा हुआ है। तो ये अल अस्का मोस्क, टेंपल ऑफ द रॉक, और इसके साइड में यहाँ पे आती है वॉल सिटी। ये देखिए इधर आती है, ये जो है इसे वेलिंग वॉल भी कहते हैं, वेटिंग वॉल भी कहते हैं, वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं। ये वॉल ज्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो दीवार है वो सोलोमन टेम्पल का बचा हुआ हिस्सा है। आज भी ओरिजिनल जो टेम्पल हुआ करता था, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो बहुत सारे ज्यूज यहाँ पे आते हैं, प्रे करते हैं। इसे वेलिंग वॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रोते हैं, क्राई करते हैं बहुत ज्यादा जोर जोर से। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए इधर है ये वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मोस्क। तो ये जो डंग गेट है, यहाँ से मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं वो डंग गेट से अंदर आते हैं, और फिर बाद में जो अल अक्सा मोस्क के अंदर एंट्री करते हैं। और इधर से जो ये जो बाब अल मस्जिद वाला जो गेट है, इधर से अलग गेट है, लायन गेट। तो इतना ज्यादा अपने को जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यस ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा एरिया है किस तरह से कवर इसको किया जाता है। तो ये जो चर्च ऑफ स्पल्चर है, बेसिकली ये भी सीरियन क्रिश्चियंस के द्वारा, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के द्वारा, आर्मेनियन क्रिश्चियंस के द्वारा, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के द्वारा इसको जो है इसकी मैनेजमेंट की जाती है। और ये जो अल अस्का, ये पूरा हरम अल शरीफ है, जो पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड की जो मैनेजमेंट है वो जॉर्डन के हाथ में है बेसिकली, ठीक है। ये उनके बीच में अग्रीमेंट हो गया था, जॉर्डन वक्फ बोर्ड वो इसकी मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है वो इजराइल प्रोवाइड करवाता है इस पूरे एरिया की। तो ये जो गेट्स वगैरह यहाँ पे आपको बनाए दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक दीवार चारों तरफ इसकी निकाली गई है, और उस दीवार, कई सारे चेक पॉइंट्स वहां पे होते हैं जहां से गुजरना पड़ता है मुस्लिम्स को अंदर एंट्री करने के लिए, प्रे करने के लिए। तो ये जो है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो कि इस तरह से बनता है। तो ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम 1967 में ईस्ट जेरूसलम के अंदर भी कैप्चर कर लिया गया था इजराइलीज के द्वारा, और उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ज्यूज के द्वारा एज अ जेरूसलम डे। तो ये जो है बनता है पूरा मामला। बहुत ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अदरवाइज इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। और आज भी जो है काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफी है। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया है और आप चाहते हैं फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।